जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार टेक्स्ट बुक आती है उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री का बुक स्टार्ट किया है। कौन से क्लास का? तो क्लास 6 का। इससे पहले हमने लेसन 1 से लेके 10 तक के वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। हम लोगों ने अध्याय 1 में देखा इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा हम लोगों ने किस में अध्याय में देखा कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, उससे क्या आवश्यकता मिलती है, हमने अध्याय 1 में पढ़ा। और अध्याय में देखा कि अगर अतीत में कोई घटनाएं घटी हैं तो घटनाएं कब घटी हैं, ठीक है, क्यों घटी है, कहाँ घटी है, कैसी घटी है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा तीसरे अध्याय में हमारा जो प्रारंभिक समाज था कैसा था, प्रारंभ में हम लोग कहाँ रहते थे, कैसे समाज का निर्माण हुआ, ये हम लोगों ने अध्याय 3 में पढ़ा था। अभी तक हम लोग कहाँ रह रहे थे? गुफा में और जंगलों में। गुफा और जंगलों में मनुष्य रह रहा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब जंगल से, गुफा से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में जब मनुष्य रहने लगा यानी मानव रहने लगा तो क्या किया? खेती बाड़ी प्रारंभ किया। ठीक है, अगर खेती बाड़ी करेंगे, एक जगह रहेंगे तो क्या होगा? प्रथम शहर की स्थापना होगी। ठीक है, हम लोगों ने अध्याय 5 में देखा किस प्रकार शहर बने, नगर बने। उसके बाद हम लोगों ने जब शहर बन जाएंगे तो फिर हम लोगों ने देखेंगे कि एक राज्य बनेगा, राज्य के बाद साम्राज्य बनेगा, फिर नए विचार आएंगे। ठीक है, नए नए लोगों से हम मिलेंगे। और फिर हम लोगों ने 9वें चैप्टर में देखा था कि प्रथम साम्राज्य कैसे बना था और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। और उसके बाद हम लोगों ने 10वें अध्याय में देखा था कि लोग अब शहर हो गए, शहर में रह रहे थे, नगर में बस रहे थे, तो फिर अपने व्यापार व्यवसाय करने के लिए एक नगर से दूसरे नगर जाते थे, यानी विदेशों से संपर्क बढ़ने लगा था। उसी कड़ी में अगला चैप्टर है सुदूर प्रदेशों से संपर्क, हमारा संपर्क कैसे बढ़ा। ठीक है, आइए देखते हैं अध्याय 11। अजय अपने वर्ग में शांत मुद्रा में सोच रहा था, तभी शिक्षक का वर्ग में प्रवेश हुआ। उसने शिक्षक से सवाल किया, सर, आपने हमें बताया था कि सम्राट अशोक के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया और नए राज्यों का उदय हुआ, जिनमें कुछ की स्थापना विदेशी आक्रमणकारियों ने की। यह विदेशी कौन थे और कहाँ से आए थे? शिक्षक ने जवाब दिया कि आगे हम उन विदेशियों की चर्चा करेंगे। अजय एक लड़का है जिसके दिमाग में विचार आता है कि अशोक के बाद साम्राज्य क्या हो गया था, धीरे धीरे समाप्त हो गया था। तो वो साम्राज्य कैसे समाप्त हुआ? क्योंकि अशोक के इतिहास में एक ऐसा शासक बना जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत पे राज्य किया, अखंड भारत की क्या की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था। उनका राज्य अधिक दिनों तक बना नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि भारत की सीमा के बाहर से विदेशी सेनाओं ने आक्रमण इस काल में होने लगे और कुछ समय बाद इन्हीं विदेशी विजेताओं ने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। उन्होंने भारत में अस्थायी रूप से रहना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में लीन हो गए। इनमें कुछ प्रमुख वंश इस प्रकार थे। अब देखते हैं विदेशी जो वंश यहाँ पे जो शासन किए उनके बारे में। ठीक है, बैक्ट्रिया के यूनानी शासक, कहाँ के? तो बैक्ट्रिया के यूनानी शासक, जो बैक्ट्रियस है उनको यूनानी शासक कहा जाता था। ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात हैं। सबसे प्रसिद्ध यूनानी यानी यौवन शासक कौन था? तो मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। अगर बौद्ध साहित्य पढ़ें, बौद्ध से संबंधित जो पुस्तकें हैं अगर हम पढ़ेंगे तो इसका नाम मिलिंद के नाम से आता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पुनः में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसकी राजधानी साकल यानी वर्तमान में सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यूनानी संपर्क का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आए। आगे क्वेश्चन मिलेगा हमें कि यूनान से संपर्क में आने पर भारतीयों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारी बता, जब भारतीयों का यूनान से संपर्क बढ़ा तब यूनानी संपर्क से हुआ तो क्या हुआ? तो चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या, सिक्का बनाने की कला में परिवर्तन आए। जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में इन नए शासकों पर भारत का प्रभाव पड़ा। ठीक है,
पहला देखते हैं शक। यमन शासकों के पतन के बाद सिथियन या शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। यह मूलतः मध्य एशिया के निवासी, मगर कुछ समय तक उन्होंने उत्तरी भारत के भागों पर शासन किया। हमने बताया था कि उत्तरी भारत किसे कहते हैं और दक्षिणी भारत किसे कहते हैं। बीच में जो यूराल पर्वत है वो क्या करती है, भारत को उत्तर भारत से दक्षिण भारत से अलग करती है। कौन सी पर्वत, तो विंध्यन पर्वत। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था, क्षत्रप कहलाते थे। ये कई शाखाओं में विभक्त थे। इनमें एक महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन के क्षत्रपों की थी। रुद्रदामन महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध राजा था। उसके जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुषाणों के साथ उनके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं। शक हो गया। अब देखते हैं कुषाण। कुषाण विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में कुषाणों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। कुषाण यू ची कबीला की एक शाखा थे। किस कबीले का, यू ची कबीला। ठीक है, भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कटफिसस हुआ। ठीक है, कुषाण वंश का पहला शासक कौन हुआ, कुजुल कटफिसस। ये क्या किया, कुषाण वंश का प्रथम शासक हुआ। कहाँ पे, तो भारत में। उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। क्वेश्चन आता है कनिष्क किस वंश का था, तो क से कनिष्क और क से कुषाण। कनिष्क किस वंश का राजा, किस वंश का शासक था, तो हो जाएगा कुषाण वंश का। क्वेश्चन आएगा कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कटफिसस। क्या हो जाएगा, कुजुल कटफिसस। कुजुल यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कुजुल कटफिसस। ठीक है, उसके समय में कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के प्रदेश शामिलित थे। ऊपर का जो एरिया है उत्तर पूर्व, यहाँ देखिए फिगर में, ये जो एरिया है ये सब इसको क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम का जो एरिया था यहाँ के बारे में बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आया था। क्वेश्चन आएगा कि कनिष्क मगध पर आक्रमण करने के बाद अपनी राजधानी, यानी कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर। पुरुषपुर कहाँ पड़ता है, पेशावर में। ठीक है, भारत के बाहर भी कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कई सैनिक अभियान किए और विशाल भूभाग को अपने राज्य में मिलाया। इसने चीन के साथ भी युद्ध किए, जहां एक बार पराजित होने के बाद दूसरी बार वह विजयी हुआ। मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। रेशम मार्ग, जहां से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था। इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण के कारण भारत का व्यापारिक संपर्क पश्चिम एशिया एवं यूरोप के देशों के साथ हुआ। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ये जो रेशम का मार्ग था जो चीन के साथ होता था वो कहाँ था, इसके वजह से पश्चिम एशिया एवं यूरोप के देशों के साथ क्या हुआ, भारत के संपर्क बढ़े। कनिष्क की राजधानी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। अश्वघोष के अलावा पार्श्व, वसुमित्र, नगा अर्जुन आदि उसके राजसभा के रत्न थे। क्वेश्चन आता है नगा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में। कनिष्क किस वंश का था, कुषाण वंश का था। क्वेश्चन जब भी पूछे कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कनिष्क का नाम नहीं लेना है। क्या नाम होगा, कुषाण वंश के संस्थापक हमने बताया, देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कटफिसस। क्या नाम था उसका, कुषाण वंश के संस्थापक का नाम कुजुल कटफिसस। क्या नाम है, कुजुल कटफिसस। और कुषाण वंश का प्रतापी राजा पूछे तो हो जाएगा कनिष्क। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म का विस्तार। धर्म के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ। इसके साथ ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रिदेव में कौन कौन आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, धारणा भी बलवती हुई। कई विदेशियों ने भी इस धर्म को अपना लिया। फिर भी भारत में आने वाले इस समय
कि लगभग सभी विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय दिया। हिंदू यूनानी यानी यवन को क्या कहा जाता है, हिंद यूनान शासकों को यवन कहा जाता था। यवन शासकों ने अपने सिक्के पर बौद्ध चिन्ह अंकित किए और कुषाणों ने बौद्ध विहार को बहुत अधिक दान दिए। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, अतः उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। आर्य सुदूर क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे। देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों द्वारा भी प्राश्रय मिला। इस काल के अनेक बौद्ध विहार व्यापारियों के अनुदान से बनाए गए। देश के अधिकांश विहार व्यापारिक मार्ग या पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित था। व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म पश्चिम एवं मध्य एशिया भी पहुंचा। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ, वहाँ से व्यापार करने से कहाँ कहाँ पे हुआ, पश्चिमी एवं मध्य एशिया के बीच। व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारियों ने कासगढ़, खोतान, चारकंद, तुर्फान, मीरन आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी इन स्थानों पर गए। मध्य एशिया के निवासियों ने धर्म प्रचारकों के संपर्क से बौद्ध मत ग्रहण किया और बौद्ध मठों की स्थापना की। इन मठों में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। विदेशी संपर्क ने नए विचारों के विकास की भी सहायता की। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी शिक्षाओं के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हो गए। इसमें और इस पैराग्राफ में बताया गया कि जो भी उस समय व्यापारी थे, व्यापार व्यवसाय करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो अपने साथ बौद्ध भिक्षुओं को भी ले जाते थे। वे बौद्ध भिक्षु वहाँ जाते थे तो अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते थे। इस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश के साथ साथ विदेशों में भी होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जब महात्मा बुद्ध मर जाते हैं तो बौद्ध धर्म दो विचारधारा में बढ़ जाता है, यानी दो शाखा में बढ़ जाता है। एक का नाम हो जाता है हीनयान और दूसरे का हो जाता है महायान। ठीक है, हीनयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे। जो हीनयान को मानते थे उनका कहना था कि जो महात्मा बुद्ध ने घूम घूम के प्रचार प्रसार किया है, शिक्षा दिया, उसी को क्या मानते थे, उसमें विश्वास करते थे। लेकिन महायान मत के मानने वाले लोगों ने बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। इसके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेशक के रूप में ना देकर भगवान के रूप में देखने लगे। कौन, महायान हो गए और हीनयान हो गए। महायान के मत क्या है कि ये क्या करते हैं कि उनके जो बोधिसत्व जो बोध ने बोला वो सब सत्य है। ठीक है, और उनको वे भगवान की तरह क्या करने लगे, मानने लगे और पूजने लगे। और यहीं से शुरू होगा कि ये पहली बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लिया था उसको देवता मान के पूजा किया जाता है। यहीं से गौतम बुद्ध की मूर्ति बनने की परंपरा शुरू हो जाएगी। बाद में इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार महायान बौद्ध धर्म में भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। कला एवं स्थापत्य, मौर्योत्तर काल में कला का विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। आर्थिक समृद्धि ने भी विकास का प्रभावित किया। इस समय के स्थापत्य कला के अवशेष के रूप में स्तूप, गुहा, मंदिर, चैत्य एवं बौद्ध विहार उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने के बाद रुका करते थे, आराम करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पहाड़ों में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं बौद्ध मंदिर एवं भिक्षुओं के रहने के लिए प्रयोग की जाती थी। इनमें चैत्य या पूजा स्थल भी शामिल है। ये देख लीजिए, ये स्तूप है और ये क्या है, चैत्य है। आगे देखते हैं। पश्चिम भारत में कार्ले की गुफाएं तथा अजंता एवं एलोरा के गुफा मंदिरों के निर्माण की साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। भरहुत तथा सांची के स्तूप भी शिल्पकला का अच्छा उदाहरण हैं। इनमें तोरण और रेलिंग को सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का सुंदर उपयोग हुआ है। यह कला धर्म से प्रभावित थी, चाहे वह स्थापत्य कला हो अथवा मूर्ति कला। इस समय की कुछ विशिष्ट शैलियाँ विकसित हुई। शुंग शैली, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली में सुंदर मूर्तियों एवं स्तूपों
तथा तोरण द्वारों का निर्माण हुआ। ये क्या था? ये पेंटिंग की एक शैली है। कौन कौन सी? शुंग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। इन शैली में क्या हुआ, माने इस जो उस समय कलाकृतियाँ बनाई गई, मूर्तियाँ बनाई गई, तो जिस जगह पे बनाई गई उसी जगह के नाम पे उस शैली का नामांकन कर दिया गया। आगे देखते हैं शुंग शैली। शुंग कला में स्तूप के चारों ओर एक ऊंची चहार दीवारी बनाई जाती थी तथा 4 तोरण द्वार लगाए जाते थे, जिसको जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग एवं अप्सरा की मूर्तियों से सजाया जाता था। भरहुत और सांची का स्तूप इस कला का उदाहरण है। कौन कौन से? सांची और भरहुत। गांधार शैली। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में गांधार शैली का विकास हुआ। इस शैली की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गांधार कला की अनेक मूर्तियां लोहार तथा पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव रहा। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। अब आते हैं मथुरा शैली में। मथुरा शैली में ही भगवान बुद्ध की पहली बार प्रतिमा बनी है। ठीक है, भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा बनी है वो मथुरा शैली में ही विकसित हुई थी। कुषाण काल का सबसे प्रसिद्ध शासक क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। इसका नाम याद रखें। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने में स्पष्टता सोच भारतीय हैं। इनमें यूनानी या ईरानी कला का लक्षण नहीं दिखता है। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अलावा हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली। यह मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। किसमें? सुंदर सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। अब आते हैं आगे अमरावती शैली। अमरावती कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अमरावती यानी गुंटूर जिला से बुद्ध की कई मूर्तियां मिली हैं। यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता इसकी संगमरमर की पट्टिकाएं हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यों का चित्रण किया गया है। इनमें पशुओं और पुष्प का भी चित्र है। यह कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है। ठीक है, इस पे किसी भी विदेशियों का छाप इस पे नहीं देखने को मिलता है। किस कला में? तो अमरावती शैली में, जिसका विकास आंध्र प्रदेश के आसपास हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह भारतीय सभ्यता का प्रसार प्राचीन काल में एशिया के विभिन्न देशों में हुआ। इनमें मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। इन संबंधों का विस्तार धार्मिक और व्यापारिक माध्यमों से हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के क्रम में भारत का संबंध श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ बना, जबकि व्यापार के माध्यम से कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों के साथ भारत का संबंध स्थापित हुआ। श्रीलंका में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और आज उस देश में इस धर्म के अनुयायी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि अशोक अपने पुत्र, ठीक है, और अपनी पुत्री को क्या करता है? श्रीलंका भेजता है। पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री उसकी क्या थी? पुत्री क्या थी? संघमित्रा। क्या थी? संघमित्रा। दोनों को कहाँ भेजता था? श्रीलंका भेजा था, धर्म अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसी तरह बर्मा या आधुनिक म्यांमार में बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ। इन दोनों देशों में अनेक मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ, जो भारतीय कला के प्रसार का उदाहरण है। कुषाण शासकों के समय अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के वामयान में ही पहाड़ को काटकर बनाई गई थी, जिसे भारत अफगानिस्तान में और अमेरिकी सेना के बीच संघर्ष हुआ था। उस समय भी इसको देखा गया था। क्या बोलते हैं वहाँ पे जो अभी एक्टिव है अफगानिस्तान में जो शासन है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उनके द्वारा इसको क्या कर दिया गया? तहस नहस कर दिया गया है। आगे देखते हैं, यह अध्याय समाप्त होता है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आइए उसको देखते हैं।
प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो हमने पढ़ा मिनांडर क्या था? प्रसिद्ध यूनानी शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर। पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया। ठीक है, मौर्य वंश के बाद कौन आता है? शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद कौन आ जाएगा? शुंग वंश। इंडो ग्रीक राजा भारत में कहाँ से आए? ये आए थे यूनान से। कहाँ से आए? यूनान से। सुदर्शन झील की मरम्मत ने कराई, किसने कराई थी? तो रुद्रदामन ने। किसने कराया? रुद्रदामन ने। खाली स्थान के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। कनिष्क किस वंश का था? तो कुषाण वंश का। ये हो जाएगा कुषाण वंश। कनिष्क ने धर्म की राजकीय किस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो किस धर्म को? तो बौद्ध धर्म को। क्योंकि कनिष्क किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। इसी के समय में किसमें? मथुरा शैली में किसका? बौद्ध की मूर्ति क्या होगी? बनेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये था फिल इन द ब्लैंक। अब आगे क्वेश्चन क्या है? इसको मिलान करना है। महायान और हीनयान। ठीक है, महायान और हीनयान क्या था? धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था। कहाँ कहाँ? महायान और हीनयान में। ठीक है, मिनांडर। मिनांडर कौन था? ये इंडो ग्रीक था। रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन था? शक शासक था। स्तूप क्या है? सांची का सबसे बड़ा स्तूप। आगे देखते हैं। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या हो जाएगा? बौद्ध ग्रंथ से। बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्हो का नाम मिलता है, जिसके सवाल जवाब के बारे में उसमें दिया गया है। अब देखिए, पूछा है क्वेश्चन कि मथुरा शैली एवं गंधार शैली की मूर्तियों में समानता एवं असमानता क्या है? तो मथुरा शैली सबसे पहले जानिए, मथुरा शैली क्या थी और गंधार शैली। मथुरा शैली में क्या होता है? देखिए, जैसे मथुरा शैली और ये गंधार शैली। मथुरा शैली में होता है कि अगर मुख्य रूप से कोई बड़ा या मोटा कपड़ा होता था, ठीक है, इसके ऊपर कलाकृतियाँ बना दी जाती थी, जिससे क्या पता चलता था? जिससे इससे कुछ ना कुछ उपदेश मिलते थे। किस शैली में? तो मथुरा शैली, सॉरी, गंधार शैली में। गंधार शैली में क्या होता था कि मोटे कपड़े पर कुछ कलाकृतियाँ की जाती थी, डिजाइन बना दिया जाता था, जिसको ध्यान से देखने पर कुछ ना कुछ उपदेश प्राप्त होते थे। लेकिन मथुरा शैली में क्या होता था? मथुरा शैली में मूर्ति खासकर बनाई जाती थी, जिसमें मनुष्य के सभी अंगों को पूरी तरह से उभार कर दिखाया जाता था, और इसके माध्यम से कोई ना कोई क्या दिया जाता था? ज्ञान की बातें होती थी, आपको ज्ञान दिया जाता था। किस शैली में? मथुरा शैली में। और गंधार शैली में क्या दिया जाता था? उपदेश दिया जाता था। ठीक है, ये दोनों में क्या है? मुख्य रूप से अंतर है। गंधार शैली का विकास कहाँ हुआ? तो वो जो पाकिस्तान के एरिया है पेशावर, उधर क्या होता है? गंधार शैली का विकास होता है। और मथुरा शैली का विकास कहाँ होता है? ये हमारे यूपी में, यूपी का जो एरिया है, यूपी में मथुरा पड़ता है, उसके आसपास में इस शैली का क्या हुआ था? विकास हुआ था। आगे देखते हैं। आगे दिया हो कि विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार में किन लोगों का योगदान था? तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कनिष्क का भी बहुत बड़ा ये रोल रहा। कनिष्क क्या कर रहा है? अपने व्यापार व्यवसाय के लिए जहाँ जा रहा है, अपने साथ व्यापारियों को ले जा रहा है, वो व्यापारी वहाँ पे जा रहे हैं तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसके बाद अशोक का नाम आता है। अशोक ने क्या किया? अपने पुत्र और पुत्री को क्या किया? श्रीलंका भेजा, ताकि ये लोग जाके धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। आगे दिया हुआ है भारत पर यूनानी संपर्क का क्या प्रभाव पड़ा? भारत का जब यूनान से संपर्क हुआ तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या? चिकित्सा पद्धति एक हो जाएगा, चिकित्सा पद्धति। चिकित्सा पद्धति के बाद क्या हो जाएगा? विज्ञान। उसके बाद सिक्के ढालने वाला हम लोगों ने पढ़ा था, सिक्के ढालने के बारे में। फिर ज्योतिष के बारे में। इन सब क्षेत्र में क्या हुआ? चिकित्सा में, विज्ञान में, ज्योतिष में और सिक्के ढालने में क्या हुआ? संपर्क बढ़ा, तो इसमें भारत की और क्वालिटी बढ़ी। यानी संपर्क आने से ही क्या हुआ? इन सब क्षेत्र का और अधिक विकास हो सका। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों की सूची बनाए। देखिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कालांतर में कितने 32 पुस्तकें हैं, जिसमें मुख्य रूप से हो जाता है कौन कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। प्रसिद्ध पुस्तकों में क्या हो जाएगा? विनय पिटक, विनय पिटक। उसके बाद हो जाता है अभिधम पिटक। अभिधम क्या था? जिसको अशोक ने प्रसार किया, अभिधम पिटक हो जाएगा। और तीसरा हो जाता है सूत्र पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। एक आ जाता है धम्मपद। धम्मपद, ये सब पुस्तकें क्या हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, पुस्तक में दिए गए मूर्ति कला को देखकर बताएं कि वर्तमान समय में, अभी ये देख लीजिए कितने जो इसमें बुक में जो चित्र दिया हुआ है और आजकल हमारे आसपास जो मूर्तियाँ बन रही उसमें क्या अंतर है। ठीक है,
इस प्रकार यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं अध्याय 12 के साथ। जैसे ही यह बुक ख़त्म होगा, ये अभी हमारी हिस्ट्री की बुक चल रही है, जैसे ही हिस्ट्री का बुक ख़त्म होगा वैसे ही हम जियोग्राफी का वीडियो लाना शुरू करेंगे, वो भी क्लास 6 का। जैसे ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बुक ख़त्म होगा तो वैसे ही हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।